जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिज़िकल एजुकेशन एरिना में। दोस्तों आज मैं आपके लिए की बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि मैं अब इस चैनल पे फिज़िकल एजुकेशन की MCQ की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, जो कि लगभग 15 से 50 क्वेश्चंस के बीच में रहेंगे और ये आपको डेली मिलेंगे। ठीक, और जो एक्सप्लेन वाले क्वेश्चंस हैं, पर्टिकुलर टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस मैं पढ़ाता हूँ वो भी बीच बीच में आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन सीरीज़ होने वाली है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा। आप खुद देखोगे कि इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इन क्वेश्चन को देखते ही आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन तो आने ही आने हैं पेपर में आपके, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे DSSB का हो, चाहे आने वाला यूपी LT ग्रेड का एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों बने रहना इस वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शारीरिक व्यायाम में निम्नलिखित में से किस तंत्र का शायद ही कभी उपयोग होता है। मतलब ये जो 4 सिस्टम इसमें दिए हैं ना, श्वसन तंत्र, मांसपेशी तंत्र, पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र, इन चारों में से एक सिस्टम ऐसा है जो कि फिजिकल एक्सरसाइज में बहुत ही कम या बोला जाए तो यूज़ होता ही नहीं है। तो इन चारों में से कौन सा होगा दोस्तों? तो ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना दोस्तों, यानी कि पाचन तंत्र, ये शारीरिक व्यायाम में बहुत ही कम उपयोगिता रखता है, इसका यूज़ होता ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि पाचन तंत्र का जो कार्य होता है ना, वो भोजन द्वारा प्राप्त कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, खनिज लवण आदि इन पोषक तत्वों को अवशोषित कर शरीर की कोशिकाओं द्वारा उनका उपयोग करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए इसका शारीरिक व्यायाम में बहुत ही कम या बोला जाए एकदम ना के बराबर उपयोग होता है, या उपयोग होता ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पाचन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टाइफाइड और कॉलेरा किस प्रकार के रोग हैं? टाइफाइड और कॉलेरा किस प्रकार के रोग हैं? वायुजनित रोग होते हैं, प्रदूषण जनित रोग होते हैं, पानी जनित रोग होते हैं, या संसर्ग रोग होते हैं? देखो जो दोस्तों, जो टाइफाइड और कॉलरा होता है ना, वो बेसिकली वाटर यानी कि पानी जनित रोग होते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी जनित रोग। ठीक है, टाइफाइड बुखार बैक्टीरिया जो होता है ना, वो आपका साल्मोनेला टाइफी के कारण होने वाला एक संक्रमण होता है दोस्तों। ध्यान रखना, जो टाइफाइड होता है उसका जो बोला जाए कि बैक्टीरिया होता है ना, उसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, और अगर हैजा की बात करें तो हैजा जो होता है ना, वो एक बैक्टीरियल संक्रमण होता है। ठीक है, जो दूषित पानी के कारण फैलता है। इससे बहुत सी बीमारियां हो सकती है आपको, जैसे डायरिया, डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। और हैजा से विब्रियो नामक या विब्रियो कॉलेरा नामक बैक्टीरिया से होता है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ट्रायथलॉन यानी बहु खेलकूद प्रतिस्पर्धात्मक या मल्टी डिसिप्लिनरी चुनौती और एक एकल प्रतिस्पर्धा में शामिल होता है। यानी दोस्तों जो ट्रायथलॉन कंपटीशन होता है ना, इसमें पूछ रहा है कि इसमें तीनों कंपटीशन में तैराकी, साइकिलिंग और दौड़ में कितने कितने मीटर की डिस्टेंस रखी जाती है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जो आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन सी। तैराकी में 1.5 किलोमीटर, साइकिलिंग में 40 किलोमीटर और दौड़ में 10 किलोमीटर का कंपटीशन इसमें इस्तेमाल होता है दोस्तों। ठीक है, और समर ओलंपिक में इस ट्रायथलॉन को सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में शामिल किया गया था दोस्तों। और पैरा ओलंपिक 2016 जो कि रियो डी जेनेरो में हुआ था, उसमें इस प्रकार के टूर्नामेंट को या कंपटीशन को शामिल किया गया था दोस्तों। तो ठीक है, ध्यान रखना, ट्रायथलॉन में 3 प्रकार की प्रतियोगिता होती है, तैराकी, साइकिलिंग और दौड़। तैराकी 1.5 किलोमीटर की, साइकिलिंग 40 किलोमीटर की और दौड़ 10 किलोमीटर की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 3000 मीटर स्टीपल चेस दौड़ में कितनी बाधा कूद और कितनी पानी कूद होती है? यानी कि कितनी हर्डल जंप्स होती हैं और कितनी वाटर जंप्स होती है दोस्तों 3000 मीटर स्टीपल चेस रेस में? तो इसका ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और अक्सर ये आप देखोगे ना तो यूपी टीजीटी में ये क्वेश्चन आता ही आता है, लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टीपल 3000 मीटर स्टीपल चेस में ना 28 हर्डल जंप्स होती हैं और 7 वाटर जंप्स होती है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ना, वो आपको ऑप्शन बी 28 और 7। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। एथलेटिक्स में से ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम के अंदर। मैंने बताया ना दोस्तों कि मैं उन क्वेश्चंस को लेके आपके सामने पुटअप करूंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। फालतू के क्वेश्चंस पढ़ने से बेहतर आप एक सेलेक्टिव सीरीज़ को पढ़ो, जिससे कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस और ज़्यादा टेंशन में पढ़ाई ना करनी पड़े, कम टाइम में बेहतर रिजल्ट लेना है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
हॉकी खेल के क्षेत्र की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है, यानी कि हॉकी का जो ग्राउंड होता है ना उसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी होती है हमारी। तो दोस्तों ये भी थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ना कंफ्यूज होने हम अक्सर इन नॉर्मल क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर जो आंसर होगा ना ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 91.40 मीटर इंटू 55 मीटर, यानी 91.40 मीटर इसकी लंबाई होगी दोस्तों, और 55 मीटर इसकी चौड़ाई होगी मैदान की। ठीक है, 91.4 मीटर लंबाई हो गई यानी 100 गज हो गई, और 55 मीटर यानी कि आपका कितना 60 गज हो गया। ठीक है, और गज में देखोगे तो 100 × 60 यार्ड्स में होता है। ठीक है, तो हॉकी से एक क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों, एकदम ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विस्फोटक शक्ति यानी एक्सप्लोजिव पावर को बढ़ाने वाला एक प्रशिक्षण, विस्फोटक शक्ति या हमारी एक्सप्लोजिव पावर जो होती है ना उसको बढ़ाने वाला एक प्रशिक्षण क्या है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्लायोमेट्रिक्स होगा, बट हम अक्सर फाटले लगा कर चले आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना प्लायोमेट्रिक्स इसका सही आंसर होगा। प्लायोमेट्रिक्स क्या करता है ना, प्लायोमेट्रिक्स आपकी एक्सप्लोजिव पावर को बढ़ाता है। और देखा जाए ना प्लायोमेट्रिक्स जो ट्रेनिंग होती है वो मुख्य रूप से आपकी स्प्रिंटर्स में यूज़ होती है, ऊंची कूद में यूज़ करते हैं, बास्केटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश और वॉलीबॉल जैसे ढेर सारे खेलों में इस प्रकार की ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो इसमें से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। ठीक है, कि बास्केटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन इन गेम को एग्जामिन करके आपसे पूछ सकता है कि इसमें कौन सी ट्रेनिंग ज़्यादातर दी जाती है। ठीक है, तो प्लायोमेट्रिक्स ध्यान रखना दोस्तों, एक्सप्लोजिव पावर बढ़ाने के लिए प्लायोमेट्रिक्स ट्रेनिंग का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय के किस भाग से रक्त शरीर के विभिन्न भागों के लिए प्रवाहित होता है। लेफ्ट आर्ट्रियम से, राइट वेंट्रिकल से, राइट आर्ट्रियम से या लेफ्ट वेंट्रिकल से। देखो हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ना आपके हर एग्ज़ाम में, जितने भी फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम होते हैं उसमें हार्ट से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो हमारा हार्ट होता है उसके किस पार्ट से जो ब्लड होता है ना वो पूरी बॉडी में भेजा जाता है। ठीक है, सर्कुलेट किया जाता है। तो उसका जो सही ऑप्शन होगा हमारा दोस्तों इसमें ऑप्शन डी होगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल। यानी जो बायां निलय होता है ना वहीं से हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, ब्लड सर्कुलेट किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डायनेमोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। देखो जितने भी प्रकार के आपका टेस्ट एंड मेजरमेंट्स के अंदर मीटर्स वगैरह आते हैं ना वहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप करता ही करता है। वहीं से क्वेश्चन आया है कि डायनेमोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। एजिलिटी के लिए यानी चपलता, स्पीड के लिए, या स्ट्रेंथ के लिए, या फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, है ना। स्पीड यानी गति, स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति, और फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन। तो डायनेमोमीटर जो होता है ना दोस्तों वो आपकी शक्ति को नापने के लिए होता है। ध्यान रखना, शक्ति का मापन जो किया जाता है ना वो डायनेमोमीटर के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रेंथ को मापने के लिए। और डायनेमोमीटर के भी दो प्रकार होते हैं, ध्यान रखना है, हाँ इसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होगी। देखो दो क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि ऐसी कौन सी विटामिन्स है जो जल में घुलनशील है, या ऐसी कौन सी विटामिन्स है जो वसा में घुलनशील है। तो यहाँ वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में पूछा है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होती है ना वो होती है आपकी विटामिन बी और सी। तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी और सी। अगर पूछ ले कि वसा में घुलनशील यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन सी होती हैं, तो इसके अलावा जो बच गई ए डी ई के, ध्यान रखना ए डी ई के सीक्वेंस याद रख लोगे तुम्हें हमेशा याद रहेगा। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन सी होती है, ए डी ई के, और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं आपकी बी और सी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंकर धावक या एंकर रनर का संबंध किससे है। ये एक टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, या मतलब कि जो स्पोर्ट्स के अंदर जो वर्ड्स यूज़ होते हैं ना उनसे भी क्वेश्चन आता ही आता एक क्वेश्चन है। तो एंकर धावक के बारे में पूछ लिया कि एंकर धावक किस रेस में इस्तेमाल किया जाता है। तो 15,000 मीटर दौड़ में, या रिले दौड़ में, स्टीपल चेज में, या मैराथन दौड़ में। दोस्तों जो हमारी रिले रेस होती है ना उसमें एंकर धावक दौड़ने वाले को बोला जाता है। जो लास्ट वाला रनर होता है ना एंकर, जो चौथा रनर होता है उसी को हम एंकर रनर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ से भी पूछ लेता है कि आखिरी धावक को किस नाम से पुकारते हैं। तो आखिरी धावक हमारा एंकर रनर होता है और ये रिले रेस में इस्तेमाल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिले दौड़। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, एथलेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि अंदर से डीपली घुस करके पूछने वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया।
देखो ये करंट से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपके पेपर में आएगा ही आएगा। अब इसके देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, नरेंद्र मोदी खेल रत्न पुरस्कार, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन बी, यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। दोस्तों इसमें कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी धनराशि भी बढ़ा दी गई है। ठीक है, इसकी धनराशि बढ़ा करके इस पुरस्कार की कितनी कर दी गई, 25 लाख रुपए कर दी गई है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, पहले कम मिलती थी, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 25 लाख रुपए कर दिया गया। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब नियमित व्यायाम से मांसपेशियों में वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं। यानी जब हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना तो उससे हमारी मसल्स की ग्रोथ होती है दोस्तों, उसका नाम क्या है, उसको बोलते क्या हैं। तो 4 ऑप्शन है, हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी, ओवरलोड या हेल्थ। तो उसका इसका जो सही आंसर होगा वो हाइपरट्रॉफी होगा। ठीक है, जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमारी मसल्स में ग्रोथ होता है ना, इस कंडीशन को हम हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। इससे हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ यानी पावर में क्या होती है, बोला जाए तो वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो जाती है हमारी मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई। देखो ये बैडमिंटन से भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बैडमिंटन है, कबड्डी है, जो छोटे छोटे गेम्स हैं ना, इन गेम्स से इसी टाइप के क्वेश्चन पुटअप करना है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1834 पूना, 1834 दिल्ली, 1934 पंजाब, 1934 कलकत्ता। देखो मैंने बताया ना कि अगर आपको आंसर याद भी होता है ना, आसान क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे दे देगा कि आप ऑप्शन सारे सिमिलर लगने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1934 कलकत्ता में भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, पहले क्या पूछता था कि कब हुई या कहाँ हुई, अब क्या कर देता है, दोनों क्वेश्चन को मिक्स कर देता है और सेम डेट दे देगा और उसके बाद स्थान बदल देगा दोस्तों, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए दोनों चीज़ ध्यान रखना है। 1934 कलकत्ता में हुई थी भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वॉलीबॉल के इंडोर खेल कैंपस की जो छत होती है ना, उसकी ऊंचाई FIVB के अनुसार कितनी होनी चाहिए। यानी जो इंडोर स्टेडियम होता है वॉलीबॉल की, उसकी छत की जो हाइट होती है वो कितनी होनी चाहिए। अब देखो अभी मैं ऑप्शंस की बात कर रहा था, अभी यहाँ ऑप्शन देख के लग रहा है कि आपको जो आता भी होगा वो भी भूल जाओगे। ऐसे ही आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, 11.50 मीटर, 12 मीटर, 12.50 मीटर या 11 मीटर। तो जिसका सही आंसर है ना दोस्तों वो है ऑप्शन सी, 12.50 मीटर। तो वॉलीबॉल इंडोर खेल परिसर की जो छत की ऊंचाई होती है FIVB के अनुसार कितनी होती है, 12.50 मीटर होती है सारे इंटरनेशनल मैचेस में। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी कैलोरी प्राप्त होती है दोस्तों। है सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, बट ये एग्ज़ाम में आपको देखने को ही मिलेगा। 9 कैलोरी मिलती कि 7 कैलोरी, 4 कैलोरी या 5 कैलोरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 कैलोरी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें कितनी कैलोरी मिलती है दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलती है 4 कैलोरी मिलती है। वहीं बात करें प्रोटीन से हमें, यानी 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी मिलती है, तो 1 ग्राम प्रोटीन से भी हमें 4 कैलोरी मिलती है ना। वसा से हमें कितनी कैलोरी मिलती है दोस्तों, तो वसा से 1 ग्राम वसा में हमें 9 कैलोरी मिलेगी, या 9.1 भी बोल सकते हो या 4.1 भी बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वसा में कैलोरी होगी 9 या 9.1 मिलेगी। सबसे ज़्यादा कैलोरी दोस्तों 1 ग्राम वसा से ही हमको प्राप्त होती है। ठीक है, 9 या 9.1 कैलोरी दोस्तों। ठीक, तो आज पहली सीरीज़ थी इसलिए 15 क्वेश्चन का ही रखा है, बट नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम एटलीस्ट आपको 50 क्वेश्चंस दूं। ठीक है, आशा करता हूं आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।